हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम बीना और मैं आपको बेस्ट ट्रेनिंग सेंटर के प्लेटफॉर्म पे आपको केमिस्ट्री का नेक्स्ट वीडियो अवेलेबल करवा रही हूँ, जिसमें कि हम सिंबल्स ऑफ एटम्स या एलिमेंट्स का पढ़ रहे थे, जो कि फर्स्ट चैप्टर था लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री। उसी का दूसरा पार्ट मैं आपको प्रोवाइड करने जा रही हूँ, जिसमें कि हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके थे सिंबल्स को, कैसे सिंबल्स फॉर्म्ड हुए, या फिर वैलेंसी मैंने आपको बता दिया था। वैलेंसी है कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एनी एलिमेंट या एटम। Now I'm going to show you some examples of sharing of atoms। वहाँ पे हमने दो तरीके का पढ़ा था, cations एंड anions, जिसमें कि पॉजिटिविटी जो गेन करता है वो कैटायंस होता है और जो नेगेटिविटी गेन करता है वो एनायंस होता है। अब यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं तीसरे तरीके में, जो कि एग्जाम्पल ऑफ शेयरिंग ऑफ एटम्स में है। हम यहाँ पे देखेंगे 1 एटम ऑफ क्लोरीन कंबाइंड विद हाइड्रोजन एटम टू फॉर्म अ मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड। सो द वैलेंसी ऑफ द क्लोरीन इज़ 1। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि जब हाइड्रोजन और क्लोरीन कंबाइन करता है एक दूसरे से, तो क्लोरीन का एक मॉलिक्यूल मिक्स होता है हाइड्रोजन के एक मॉलिक्यूल से, जो कि यहाँ पे क्लोरीन की वैलेंसी क्या हो जाती है, 1। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास H2O। H2O वाटर मॉलिक्यूल है, जहाँ पे भी कि O ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल कंबाइन होता है हाइड्रोजन के दो मॉलिक्यूल के संग, तो वहाँ पे ऑक्सीजन की वैलेंसी क्या हो जाती है, 2। यहाँ पे NH3 है, NH3 के साथ आप देख रहे हैं कि N जो कि कंबाइन होता है 3H के साथ, 1 2 3 के साथ, तो ये इसकी वैलेंसी हो जाती है 3। मेरे ख्याल से आप समझ रहे होंगे कि शेयरिंग करके कैसे ये वैलेंसी को, किसकी वैलेंसी कितना हो जा रही है यहाँ पे, जैसे लगभग डिपेंड ऑन द मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। Next is the valency of an element or of a radical is the number of hydrogen atoms that will combine with or displace one atom of that elements or radicals। यहाँ पे आप और समझ पा रहे हैं, मैंने एग्जाम्पल से वैसे आपको समझा दिया हुआ है कि जो भी मॉलिक्यूल, जो भी एटम या एलिमेंट जो भी है, वो किसी दूसरे मॉलिक्यूल से यहाँ पे कंबाइन हो रहा है, तो उसकी वैलेंसी वो हो जाएगी जितने मॉलिक्यूल से वो कंबाइन कर रहा है। नाउ नेक्स्ट इज़ एक और एग्जाम्पल अगर हम देखें यहाँ पे, तो हमारे पास एक और एग्जाम्पल रहता है मीथेन का। मीथेन में आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कार्बन का एक मॉलिक्यूल 4 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के साथ बॉन्ड बना रहा है, तो ये यहाँ पे कार्बन की वैलेंसी क्या हो जाएगी, 4। क्लियर। नाउ द नेक्स्ट टर्म इज़ वैलेंसी। हमने समझ लिया कि वैलेंसी हो गई कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एनी मॉलिक्यूल और एटम, लेकिन यहाँ पे एक और टर्म है। अभी तक हम देख रहे थे कि जो भी एटम होता है वो अपने जो आउटर ऑर्बिट या सेल जिसको हम कहेंगे आउटर ऑर्बिट, वहाँ से इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है, गेन करता है या फिर शेयर करता है, वो उसकी वैलेंसी होती है। यहाँ पे एक और नया टर्म है वेरिएबल वैलेंसी। वेरिएबल वैलेंसी क्या है, जहाँ पर कोई भी मॉलिक्यूल अपने आउटर ऑर्बिट, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अगर ये कोई भी एटम है, ये उसका इनर कोर है, सेंटर एंड उसके ऑर्बिट हैं फर्स्ट, सेकंड, K L M N। अभी हम इसको आगे भी डिटेल में पढ़ेंगे कि ये सारे ऑर्बिट क्या होते हैं और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है, वो हम देखेंगे। तो यहाँ पे तो न्यूट्रॉन है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन आपके बाहर जो भी कहते हैं, बाहरी जो साइकिल होता है उसमें प्रेजेंट होते हैं। तो लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि सर्टेन एलिमेंट्स exhibit more than one valency, they show variable valency। जहाँ पे क्या होता है, कोई भी एटम अपने बाहरी कोर से, जो ये वाली साइड है, इससे इलेक्ट्रॉन कभी शेयर ना करके, कभी इनर वाले से भी, इस वाले शेल से भी इलेक्ट्रॉन को शेयर करता है। वो गेन करे, लूज़ करे या शेयर करे, उसमें दोनों किसी भी ऑर्बिट से कर सकता है, उसको वेरिएबल वैलेंसी कहते हैं। रीज़न, एन एटम ऑफ एन एलिमेंट कैन समटाइम्स लूज मोर इलेक्ट्रॉन देन आर प्रेजेंट इन इट्स वैलेंस सेल। कभी ये हो सकता है कि ये इससे भी ज़्यादा लूज़ करे या इससे कम गेन करे। देयर इज़ अ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द पेनल्टीमेट सेल। पेनल्टीमेट किसको कहा जाता है, इसको। अल्टीमेट ये होती है एंड इसको कहते हैं पेनल्टीमेट, जो कि सबसे आउटर का जो शेल होता है उसके इनर वाला, उसको पेनल्टीमेट सेल कहा जाता है। तो वहाँ से जब वो इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है, दिस इज़ नोन एज वेरिएबल वैलेंसी। Shell 2। Therefore, such an element is said to exhibit variable valency। ये क्या करता है कि अपने इनर सेल से भी वहाँ पे इलेक्ट्रॉन को गेन करता है या लूज़ करता है। If an element exhibit two different positive valencies, then we use suffix। अब यहाँ पे suffix एक टर्म आ गया है। suffix में हमने कई बार, अभी जब आप फॉर्मूला पढ़ेंगे वहाँ पे आपको चीज़ें थोड़ी और क्लियर हो जाएगी। यहाँ पे suffix में क्या होता है कि जो शो करता है लोअर वैलेंसी, लोअर वैलेंसी के लिए हम सफिक्स क्या यूज़ करते हैं, IC। क्या सफिक्स यूज़ करते हैं,
IC। अभी मैं आपको एग्जांपल से बताऊंगी तो आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। एंड अगर हायर वैलेंसी है तो वहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे, OUS। क्लियर, ये दो सफिक्स हम वहाँ पे यूज़ करेंगे। अभी ये सफिक्स के मैं आपको बताऊं, जैसे हम करते हैं फेरस एंड फेरिक। आप अगर एक चीज़ और मैं आपको बताऊं, फेरस एंड फेरिक। फेरस अगर लोअर वैलेंसी की मैं बात करूं तो फेरस में क्या, फेरिक लोअर वैलेंसी +2, और अगर मैं फेरिक की बात करूं तो +3। तो यहाँ पे जो हायर वैलेंसी होगी उसके लिए हम यूज़ करेंगे फेरस, और जो लोअर होगी वहाँ पे हम उसको फेरिक। डजेंट मैटर किससे कंपाउंड कर रहा है, लेकिन वहाँ पे आपको ये सफिक्स यूज़ करना पड़ेगा। लोअर एंड जो लोअर होगी फेरस की वो 2 होगी। इसी तरह से क्यूप्रस, क्यूप्रिक आपके पास आ जाता है, सल्फ्यूरिक, सल्फ्यूरस, ये करके आपके पास लोअर एंड हायर वैलेंसीज हम लोग को इस सफिक्स के साथ यूज़ करते हैं। जो मॉडर्न केमिस्ट हैं दे यूज़ रोमन न्यूमरल्स इन प्लेस ऑफ द ट्राइबल नेम्स। अब जो मॉडर्न केमिस्ट हैं वो इसको क्या करके करते हैं, नॉट अ सफिक्स दे यूज़, बट दे यूज़ लाइक स्टेनस। टिन के केस में अगर हम कहें, ये यहाँ पे टिन है, टिन के केस में अगर हम कहें तो स्टेनस क्लोराइड, तो यहाँ पे SnCl2 टिन सेकेंड क्लोराइड, वो इसको रोमन नंबर में डिपिक्ट करते हैं, मतलब उसको शो करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, जो मॉडर्न केमिस्ट में है। नेक्स्ट इज स्टेनिक। आप यहाँ पे सफिक्स देख पा रहे हो, OUS एंड IC। तो यहाँ पे लोअर वैलेंसी के लिए दे आर यूजिंग OUS एंड हायर वैलेंसी के लिए दे आर यूजिंग IC। मेरे ख्याल से आप समझ पा रहे होंगे कि आप ये लोअर वैलेंसी और हायर वैलेंसी का जब ये कंबाइन करता है एक दूसरे को तो इसकी वैलेंसी ये 2 हो गई है। यहाँ पे जब ये 4 एटम से कंबाइन कर रहा है तो इसकी वैलेंसी 4 हो गई है, तो ऑब्वियसली ये हायर हो गया, इसकी वैलेंसी हाई है। तो हम सफिक्स यूज़ कर रहे हैं दोनों में डिफ्रेंशिएट करने के लिए कि STANOUS यहाँ पे सफिक्स हम यूज़ कर रहे हैं लोअर वैलेंसी के लिए, और स्टेनिक IC हम यूज़ कर रहे हैं हायर वैलेंसी के लिए। आई थिंक इट्स क्लियर टू यू। और हम यहाँ पे क्या यूज़ कर रहे हैं, रोमन न्यूमरल्स। ओके, I think it's clear to you. Now next move to the topic non-metal. Like in case of the non-metal, you can see that here, and nitrogen, phosphorus, sulfur also show variable valency. non-metal भी शो करते हैं, ज़रूरी नहीं कि मेटल ही शो कर रहे हैं। लाइक टिन का मैंने यहाँ पे एग्जांपल दिया, तो आप ये मत सोचिएगा कि केवल मेटल ही यहाँ पे ये वेरिएबल वैलेंसी शो कर रहा है। यहाँ पर नॉन मेटल भी शो करते हैं, लाइक नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड सल्फर भी। जैसे कि नाइट्रोजन एंड फास्फोरस शो 3 and 5 वैलेंसी, 2 ही है यहाँ पे। वाई सल्फर, बहुत ध्यान दीजिएगा, सल्फर क्या करता है, सल्फर अपनी 3 वैलेंसी यहाँ पे शो कर रहा है, लाइक 2, 4 and 6। ऐसे भी हो सकता है कि वो एक भी करे फिर ज़्यादा भी करे, इलेक्ट्रॉन को लूज़ करे। क्लियर। नाउ एग्जाम्पल यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ कि हम सफिक्स कैसे यहाँ पे देख रहे हैं। आप ये देख लीजिएगा यहाँ पे, लाइक इन केस ऑफ द आयरन की 2 वैलेंसीज हो रही हैं, 2 और 3। इसमें जो 2 है लोअर है उसमें फेरस, 3 फेरिक। देयर इज़ अ फार्मूला अभी हम रीड करेंगे कि फार्मूला को कैसे लिखते हैं, कैसे इनकी वैलेंसीज बनाई जाती है, वो अभी इससे आगे वाले टॉपिक में पढ़ेंगे, तो आप कंफ्यूज मत होना। अभी आप थोड़ा सा ये ध्यान दीजिए कि हम सफिक्स यूज़ कर रहे हैं तो उनकी वैलेंसीज क्या है, कैसे किसी एक पर्टिकुलर एलिमेंट को हम सफिक्स के साथ रीड कर रहे हैं। कॉपर हो गया, कॉपर का क्यूप्रस एंड क्यूप्रिक। मरकरी में 1 and 2, मर्क्यूरस एंड मर्क्यूरिक। लेड में 2 and 4 वैलेंसी है, प्लम्बस एंड प्लम्बिक। लेड, टिन, स्टेनस एंड स्टेनिक, जैसा कि मैं आपको ऊपर बता ही चुकी हूँ। आई थिंक इट्स क्लियर टू यू। अगर आपको समझ में आ गया है तो ठीक, नहीं आया है तो कमेंट में आप लिख दीजिएगा, मैं एक बार इसको फिर से आपको नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करवा दूँगी। क्लियर। नाउ नेक्स्ट मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज़ रेडिकल। हम शुरू से रेडिकल पढ़े जा रहे हैं, लेकिन रेडिकल है क्या एक्चुअल में, उसको समझना बहुत ज़रूरी है। रेडिकल इज़ एन एटम और अ ग्रुप ऑफ एटम्स ऑफ द सेम और ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स। क्या ध्यान दीजिएगा, ये एक एटम का ग्रुप हो सकता है या फिर डिफरेंट एटम्स का ग्रुप हो सकता है जो कि एक एलिमेंट बनाते हैं, दैट बिहेव एज अ सिंगल यूनिट विद अ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज। फिर से ध्यान दीजिएगा, रेडिकल एक एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स
का सेम एटम्स का ग्रुप हो सकता है या फिर डिफरेंट एलिमेंट्स का ग्रुप हो सकता है, जो कि बिहेव कैसे करते हैं, अगर वो यूनिट में है तो वो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज शो करते हैं और उनका अपना प्रॉपर्टी शो करते हैं, उनको रेडिकल कहते हैं। लाइक एक अगर एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स मैंने लिखे हैं, लाइक NaCl। फर्स्ट एग्जांपल अगर हम दे रहे हैं NaCl, ये कम्प्लीटली एक कंपाउंड है, लेकिन अगर हम Na को अलग करें, Cl को अलग करें कि दिस शो द सिंगल यूनिट विद अ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज। ये लास्ट वाला लाइन आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं कि Na पॉजिटिव अलग शो करता है, इसकी अपना प्रॉपर्टीज़ है, और Cl क्लोरीन की अपनी अलग प्रॉपर्टीज़ है। दे शो द डिफरेंट चार्जेस अपॉन इट, अलग अलग चार्जेस शो करते हैं, इनकी अपनी अपनी प्रॉपर्टी है, लेकिन व्हेन दे कंबाइन टुगेदर दे शो डिफरेंट प्रॉपर्टीज़। H2SO4 हाइड्रोजन सल्फाइड, ये क्या शो कर रहा है, लाइक इफ़ वी से दैट H2 यहाँ पे SO4, ये अलग अलग प्रॉपर्टी शो करते हैं। नाउ नेक्स्ट इज MgCl2, सेम यहाँ पर भी है। Mg यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, अगर हम इसको डिवाइड करते हैं तो Mg2 पॉजिटिव वैलेंसी शो करता है एंड क्लोरीन नेगेटिव शो करता है वैलेंसी, नोन एज कंपाउंड रेडिकल। ये सारे क्या है, कंपाउंड रेडिकल है, क्योंकि कंपाउंड में है डिफरेंट एलिमेंट है, सिमिलर भी हो सकते हैं, लेकिन जब हम इनको डिवाइड करेंगे तो ये अपना अपना पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज शो करते हैं और अपनी अपनी प्रॉपर्टी शो करते हैं। नेक्स्ट इज SO4 पॉलीएटमिक। अभी तक हम यहाँ पे देख रहे थे कि 2 या 3, अगर 1 और 2 एटमिक अपना शो कर रहे हैं एटम नंबर्स, तो वो सिंपल कंपाउंड। लेकिन अगर यहाँ पे जैसे SO4 है, यहाँ पे पॉली एटमिक मोर देन आई थिंक इट्स 2-3 से ऊपर अगर होता है, सल्फेट मेड अप ऑफ 1 सल्फर और 4 ऑक्सीजन एटम, ये आपके एक सल्फर और ऑक्सीजन के 4 एटम से मिलकर के बना है, तो इसको पॉली एटमिक रेडिकल्स कहते हैं। नो, एन एसिड reacts with a base to produce salt and water as a result of neutralization। बहुत लोअर क्लासेस से हम इसको न्यूट्रलाइजेशन को पढ़ते आते हैं कि जब हम किसी एसिड या बेस का रिएक्ट करते हैं तो वहाँ पे हमें क्या मिलता है, वहाँ पे हमें एसिड या फिर साल्ट मिलता है, नहीं सॉरी साल्ट या वाटर मिलता है। अगर हम किसी एसिड और बेस का रिएक्ट करवाते हैं तो वी विल गेट साल्ट एंड वाटर। अगर इसके इधर कोई भी एक सब्सटेंस हमको मिलता है तो वो न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस नहीं होगा। ये वैसे बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना पड़ेगा। बस यही कंसेप्ट है इसमें कि न्यूट्रलाइजेशन क्या है, कि अगर किसी एसिड या बेस को रिएक्ट करवाया जाता है, कोई रिएक्शन होती है, तो हमें प्रोडक्शन में उसमें क्या मिलेगा, साल्ट एंड वाटर मिलेगा। अगर ये दोनों चीज़ें के इधर हमको कोई और चीज़ मिल रही है या इसमें से एक भी चीज़ है और उसके साथ कोई दूसरा एलिमेंट हमको मिल रहा है या प्रोडक्ट कुछ और हुआ है, तो वो न्यूट्रलाइजेशन नहीं होगा। व्हेन साल्ट मिक्स इन वाटर इट ब्रेक इंटू Na एंड Cl। कभी जब आपने देखा होगा कि साल्ट में जब क्या करते हैं, साल्ट को वाटर में मिक्स किया जाता है, तो वहाँ पे हमको 2 तरीके के रेडिकल्स मिलते हैं, जो कौन से हैं, मैंने आपको NaCl का एग्जांपल ऊपर भी दिया है। लाइक इलेक्ट्रोपॉजिटिव रेडिकल्स, ये आ जाएगा Na एंड Cl नेगेटिव, इलेक्ट्रोनेगेटिव रेडिकल्स एनायंस, ये वाटर में ही होगा जहाँ पे इन चीज़ को, ये इसी का प्रोसेस है कि न्यूट्रलाइजेशन यहाँ पे क्या न्यूट्रलाइज कर रहे हैं किसी भी साल्ट को। अगर इसमें NaCl आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, कैटायंस हो जाएगा, और यहाँ पे क्लोरीन आपका एनायंस हो जाएगा। आई थिंक इट्स क्लियर टू यू। न्यूट्रलाइजेशन आप ध्यान रखिएगा, बहुत ही लोअर क्लासेस से पढ़ते आते हैं इस चीज़ को, एसिड और बेस का जो कॉन्सेप्ट है। क्लियर? इसे थोड़ा और क्लियर करवा दूँ, आप ये कॉन्सेप्ट को रीड कर लीजिए। दस इन पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम इज इलेक्ट्रोपॉजिटिव एंड क्लोराइड इज इलेक्ट्रोनेगेटिव एज वी सीन हियर। रेडिकल सिमिलर इन मैग्नीशियम सल्फेट, मैग्नीशियम इज इलेक्ट्रोपॉजिटिव एंड सल्फेट इज इलेक्ट्रोनेगेटिव रेडिकल। क्लियर? ये मैग्नीशियम सल्फेट के केस में था। ये मैग्नीशियम सल्फेट को भी अगर ब्रेक किया जाता है तो वहाँ पे मैग्नीशियम क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रोपॉजिटिव, एंड सल्फेट इज इलेक्ट्रोनेगेटिव रेडिकल। ये रेडिकल कहलाएंगे, लाइक NaCl, MgSO4, ये सारे। ओके, रेडिकल्स हैव देयर ओन कंबाइनिंग पावर एंड इट इज़ अकॉर्डिंग टू दिस कंबाइनिंग पावर दैट दे फॉर्म केमिकल फॉर्मूला। इस कैपेसिटी में जिनकी अपनी ही वैलेंसी होती है और ये इससे कंबाइन, इनकी अपनी कंबाइनिंग पावर होती है, दे आर फॉर्म इनटू केमिकल फॉर्मूला। लाइक वी से दैट अमोनियम कार्बोनेट। ठीक है, तो ये क्या हो गया, NH4 2 CO3, यहाँ पे NH4 ये अपनी इसकी वैलेंसी है। ओके, एंड CO3 इज़ एन एसिडिक रेडिकल विद कंबाइनिंग पावर ऑफ 2। क्लियर? तो ये आपका हो गया।